हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव सेशन। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 5 में कौन कौन सब क्वेश्चन दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, युग्मक की शुद्धता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम क्या होता है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, इसमें एक डोमिनेंस एक रिसेसिव को जब क्रॉस कराया जाता है, यानी जैसे एक मटर का पौधा लेंगे, है ना, मटर का पौधा दो टाइप्स का, एक टॉल और एक ड्वार्फ। इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद इसमें जो संतान बनेंगे, इन दोनों के द्वारा जो संतान बनेंगे वो किस टाइप का बनेंगे। तो ये दोनों से एक एक एलिल्स आएगा, तो यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो यह संतान जो है इस टाइप का बन जाएगा। ये है लंबा और ये है बौना, तो यह संतान जो बनेगा ये क्या बनेगा, लंबा। यानी इसमें कौन प्रभाव डाला है, कैपिटल टी, यानी ये हो गया डोमिनेंस, प्रभावी डोमिनेंस, और ये हो गया रेसेसिव यानी अप्रभावी। ये क्या हो गया, अप्रभावी। तो ये प्रभावी जो है ये अपना लक्षण को शो करता है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे प्रभाविता का नियम, है ना, इसी को नाम दिया गया है प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल कौन सा नियम दिया है, सहलग्नता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, अनुवांशिकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता का नियम। क्या होगा इसका आंसर, अनुवांशिकता का नियम। सहलग्नता का नियम के बारे में अगर बात करें तो सहलग्नता का नियम दिया है मोर्गन ने, 10% का नियम दिया है लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने। कौन दिया है, लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने। और अनुवांशिकता का नियम दिया है मेंडल। कौन दिया है, मेंडल। सहलग्नता का नियम मोर्गन जो ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया इसके बारे में, है ना, 10% पोषी अवसर बताया कि अब जो है एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा पहुंचता है वो केवल 10% पहुंचता है ना। अब जैसे उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में 10%, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में 10%, है ना, उसका 10% पहुंचता है तृतीयक उपभोक्ता में। तो इस तरह से यह क्रिया चलते रहता है। तो इस बात को बताया लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जित गुणों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, किनके द्वारा दिया गया। तो यहाँ ऑप्शन है डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, डेब्रिज के द्वारा, हेकेल के द्वारा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेमार्क के द्वारा, है ना। उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत या वंशागति का नियम के बारे में पढ़ाए भी हैं बेसिक क्लास में, है ना। तो इसके बारे में कौन बताया है, लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने। डार्विन जो दिया है ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। इनके अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है कि जो प्रकृति के अनुसार चलेगी उसे प्रकृति रखेगी, अन्यथा उसे प्रकृति रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक है ना, कौन है, ह्यूगो डिब्रिज, मोर्गन, मेंडल, डार्विन, है ना। तो अनुवांशिकी का जनक अगर हम बात करें तो ये मेंडल होगा। मेंडल ने ही गार्डन मटर पर अध्ययन किया था। मेंडल किस पर अध्ययन किया था, तो गार्डन मटर पर अध्ययन किया था। और इन्होंने कई पीढ़ी तक इस पर स्टडी किया और इसके बारे में इन्होंने बताया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद है
मेंडल ने चयन किया, मेंडल अपना प्रयोग में किस चीज को चयन किया था? तो चना को, पाइनस को, टमाटर को, गार्डन मटर को, किसको चयन किया था? अभी तुरंत देखे, गार्डन मटर को, है ना। इन्होंने किसका चयन किया था अपने प्रयोग में? गार्डन मटर का चयन किया था। गार्डन मटर का चयन करने के पीछे इसका कारण था कि इसका जीवन काल कम होता है। क्या होता है इसका जीवन काल? जीवन काल कम होता है। इसे आसानी से अपने बगीचे में लगाया जा सकता है, आसानी से अपने बगीचे में लगाया जा सकता है, और यह जो है सो कई पीढ़ी तक यह जो है सो इसके बारे में अध्ययन आसानी से कर सकता है। तो ये सब इसके मुख्य कारण था सेलेक्ट करने का, है ना। तो यह गार्डन मटर का ही चयन किया था, और इन्होंने 7 लक्षण के आधार पर गार्डन मटर का जो चयन किया, तो उसमें 7 लक्षण के आधार पर इन्होंने जो है सो, है ना, मटर को चुना था, और उस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब है 1856 से 63 ईस्वी तक। ये भी पूछता है कि कब से कब तक मेंडल स्टडी किया था इस पर, तो 1856 से 1863 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल जो मटर का पौधे का चयन किया था वो कितने लक्षण का? 5, 4, 3, 7। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 7 होगा। कितना हो जाएगा? 7। अभी तुरंत बताए, उसके लंबाई के आधार पर, उसके कह सकते हैं कि तना की ऊंचाई के आधार पे, अब कह सकते हैं बीज का रंग, है ना, फल का आकार, फल का जो है सो रंग, फली का आकार, फूल का रंग, बीज का रंग, इन सब चीज़ पर जो है सो इन्होंने, है ना, इन सब के आधार पे जो है 7 लक्षण पर चयन किया था, और सब पे जो है सो उन्होंने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रतिपादित किया संलग्नता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, थर्मोडायनामिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल किस पर किया था? अभी तुरंत बताए, आनुवांशिकता का नियम, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? अभी पहले हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो युग्मकों के शुद्धता का नियम, इसी को कहा जाता है युग्मकों के शुद्धता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। कौन अपवाद है? प्रभाविता का नियम, युग्मक की स्वतंत्रता, स्वतंत्र अपव्यूहन, सहलग्नता। तो हम लोग देखे हैं कि ये तीनों तो मेंडल के नियम के आधार पर ही है ना। ये तीनों मेंडल का नियम में ही आता है। मेंडल भी 3 प्रकार के नियम दिए, है ना। तो यह सहलग्नता का नियम जो है ये T.S. मोर्गन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और इन्होंने कह सकते हैं कि ये जो है किस पर स्टडी किया था? तो ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर इन्होंने स्टडी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 संतति की बायलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है ना। यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्थिति के आधार पर या उसके स्थिति में पूछा है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3:1, 2:2, 1:2:1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1:2:1। बायलक्षणी अनुपात पूछा है, तो क्या होगा? 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकरण क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशियो क्या है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कुल मिला के पूछ रहा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। है ना। अब देखो इसमें एक मिनट, इसमें क्वेश्चन दिया है
कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग पढ़े हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग पढ़े हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़े हैं हम लोग कि जैसे एक अगर यदि टोल को लिया गया और एक ड्वार्फ को लिया गया, टोल को कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, ड्वार्फ को स्मॉल टी से, ये हो गया पेरेंट्स। क्या हो गया? पेरेंट्स। तो इसमें जो युग्मक बनेगा, इसमें जो गैमेट बनेगा, इसका दोनों कैपिटल टी और इसका दोनों स्मॉल टी, ये हो गया इसका गैमेट। क्या हो गया इसका? गैमेट। अब क्या है कि इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, है ना। फिर इसको अगर यदि हम कराएंगे एक कैपिटल एक स्मॉल, इसको भी कराएंगे एक कैपिटल एक स्मॉल, इसको भी कराएंगे एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी 100% जो संतति बनेगा वो क्या बनेगा? टोल। क्या बनेगा? टोल। अब देखो इसमें क्या है कि इसको अगर यदि हम कह सकते हैं कि सेल्फ क्रॉस करा दे, है ना, इसको हम सेल्फ क्रॉस करवाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना। ये पुनेट वर्ग बना के अगर यदि हम देखें तो अगर एक ये ले दूसरा ये, तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये दोनों टी आएगा इसमें, एक टी एक स्मॉल टी, फिर यहाँ पर एक टी एक स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी, है ना। अब जो जीन में दिख रहा है, जीन कितने टाइप का बना? एक इस टाइप का, और दूसरा जो बना है वो इस टाइप का बना है, और तीसरा जो बना है वो ये बना है। यानी कह सकते हैं इसका जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप क्या बना? कैपिटल टी, उसके बाद एक कैपिटल एक स्मॉल, उसके बाद दोनों स्मॉल, है ना। तो कैपिटल टी का संख्या एक, उसके बाद इसका हो गया 2 और इसका 1, ये तो जीनोटाइप। अब फिनोटाइप का बात करें, फिनोटाइप मतलब है जो लक्षण दिख रहा है, तो इसमें दुए दिखेगा, एक लंबा दूसरा बौना, तो लंबा ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी लंबा का संख्या 3 और बौना का संख्या, ड्वार्फ का संख्या 1, यानी फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 हो जाएगा, है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिनोटाइपिक पूछा है 3:1। अगर जीनोटाइप पूछता तब होता 1:2:1। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर AB वर्ग में, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी A उपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, एंटीबॉडी B उपस्थित रहता है। तो क्या होगा इसका आंसर? एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है ना। अब इसमें हम लोग देखे थे कि अगर यदि इसमें हम लोग देखे थे कि ब्लड ग्रुप, अगर हम ब्लड ग्रुप का बात करें, ब्लड ग्रुप का बात करें, एक ब्लड ग्रुप, एक कॉलम एंटीजन देखे थे और एक एंटीबॉडी देखे थे। क्या देखे थे? एंटीबॉडी। तो इसमें बोले थे कि जब ब्लड ग्रुप A रहेगा तो एंटीजन भी A, एंटीबॉडी B। अगर यदि यहाँ पर ब्लड ग्रुप B रहेगा तो एंटीजन इसका हो जाएगा B, एंटीबॉडी होगा A। एंटीबॉडी एंटीजन का हमेशा अपोजिट होता है, और अगर यदि ब्लड ग्रुप AB रहेगा तो एंटीजन AB होगा और एंटीबॉडी अब्सेंट हो जाएगा। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? अब्सेंट। अगर ब्लड ग्रुप O रहेगा तो एंटीजन अब्सेंट होगा, एंटीजन क्या होगा? अब्सेंट, और एंटीबॉडी हो जाएगा AB। तो वहाँ पे पूछा है कि ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी क्या है यहाँ? अब्सेंट, एंटीबॉडी अब्सेंट। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, एंटीबॉडी इसका क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है बालों का रंग, नाक का आकार, त्वचा का रंग, आँखों का रंग।
क्या हो जाएगा? तो त्वचा का रंग क्या होगा? त्वचा का रंग। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है त्वचा का रंग, है ना। अब त्वचा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाल जनरली काला होता है, नाक का आकार जैसा होता वैसे रहेगा, आंख का रंग जैसा होता वैसा रहेगा, लेकिन यह काला गोरा हो सकता है ना। तो यह मात्रात्मक लक्षण है। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है पूरक जीन, संपूरक जीन, विषम युग्मनज, युग्म विकल्पी, है ना। तो इसी को कहा जाता है एलिल्स। तो ये क्या हो जाएगा? एलिल्स। एलिल्स पर ही जो है सो, है ना, कह सकते हैं कि रूप जो है सो कोई भी डिपेंड करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ों के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एपीएफ्टेसिस। जब पूर्ण रूप से दबा देता है, जब पूर्ण रूप से दबा देता है तो एपीएफ्टेसिस, और कुछ लक्षण जीन में रहता है तो प्रभाविता और उत्परिवर्तन, अगर एक्स्ट्रा कोई चेंजेज हो जाता है डीएनए के अनुक्रम में, है ना, तब उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा एपीएफ्टेसिस। क्या होगा इसका आंसर? एपीएफ्टेसिस। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता, मल्टीपल एलिल्स, बी और सी दोनों। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों यानी सह प्रभाविता और बहु एलिल्स। सह प्रभाविता। अब मल्टीपल एलिल्स किसको बोलेंगे? दो चीज देखते हैं यहाँ पे। ब्लड ग्रुप का अगर यदि हम बात करें तो ब्लड ग्रुप को जो नियंत्रित करने वाले जीन है वो जीन आई है, जिसमें हम लोग देखें कि ये जो होता है IB, IA, IB और IO, इसी को कहा जाता है स्मॉल आई। तो ये 3 प्रकार का है। जब 2 प्रकार का होता तो एलिल्स, अब जब 3 प्रकार का है 2 से अधिक, तो इसे हम मल्टीपल एलिल्स कह सकते हैं। ये मल्टीपल एलिल्स हो गया। अब क्या है कि अगर यदि एक पेरेंट्स यहाँ लिख देते हैं, पेरेंट्स ए और पेरेंट्स बी, अब यहाँ पर ये दोनों क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? संतान, यानी इंडिविजुअल बनेगा, यानी ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब क्या है कि अगर यदि एक पेरेंट्स ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा का, है ना, दूसरा का ओ है, तो संतान जो बनेगा वो जनरली ए ग्रुप का ब्लड बनेगा। क्या बनेगा? ए ग्रुप का। तो अब इसमें केवल इसका लक्षण शो हुआ। अगर बी रहेगा, संतान जो है सो, है ना, एक पेरेंट्स बी दूसरा ओ, तो क्या बनेगा? संतान बी। अगर यदि ये तो हो गया, ये प्रभाविता का नियम को दर्शाया, है ना, ये प्रभाविता को दर्शाया, और इसका जो जीन बना वो IAIO बना, इसका बना IBIO। अब क्या है, अगर यदि एक का ए एक का बी, तब क्या होगा? तो इसका ब्लड ग्रुप AB होगा और इसका जो जीन होगा वो IA और IB होगा, IA और IB होगा। यानी यहाँ पर दोनों लक्षण को शो किया, है ना। अब हम लोग देखे थे कि जब दोनों लक्षण साथ साथ चले, है ना, तब उसको हम कहते हैं सह प्रभाविता। सह प्रभाविता। एक होता अपूर्ण प्रभाविता, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब 2 पेरेंट्स क्रॉस किया तो तीसरा लक्षण वाला जब संतान बनता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपूर्ण प्रभाविता। जब दोनों का लक्षण प्रकट होता है, दोनों साथ साथ चलता है, तो सहप्रभाविता। इसलिए अब यहाँ देखें कि सहप्रभाविता भी दर्शा रहा है और इसमें देखें कि यह मल्टीपल एलिल्स का भी कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि ये जो है ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर है ना मल्टीपल एलील्स को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मल्टीपल एलील्स को और सह प्रभाविता को। इसलिए इसका आंसर चला जाएगा बी और सी। अपूर्ण प्रभाविता में जैसे रोज बताए थे, फूल को लाल को जब व्हाइट से क्रॉस कराया तो गुलाबी बना, है ना, तो दोनों में कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ, तो वो हो जाएगा क्या? अपूर्ण प्रभाविता, है ना। तो यहाँ पर पूछा है क्या कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा? IO IB IB IA तो क्या होगा उसका? IOIB। अब कैसे होगा अभी तुरंत बताएं यहाँ पे कि जब एक का ए दूसरे पेरेंट्स का, माता या पिता दोनों में कोई ले, तो एक का ए दूसरे का ओ रहेगा, तो संतान का होगा IAIO। अगर यदि एक का बी दूसरे का ओ, तब होगा संतान का IBIO, है ना। अब इससे जो संतान बनेगा, है ना, तो इसमें दो तरह का बन सकता है ना, इसमें दो तरह का बन सकता है। अब किस तरह से? अगर यदि पिता का IB और IO है, ये किसका है? पिता का। अब माता का भी अगर यदि IAIO कुछ भी लिए, तो इसमें क्या है ना, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि बालक का रुधिर वर्ग O है, उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप क्या होगा, है ना। अब पिता का ब्लड ग्रुप, ये जो IBIO किए, तो इसका ब्लड ग्रुप B हो गया, इसका ब्लड ग्रुप A हो गया, तो इससे संतान जो बनेगा IAIB IBIO और IAIO और IOIO। तो इस तरह का जहाँ ये बन गया क्या? पूर्ण रूप से O ग्रुप। इस प्रकार का जो संतान बनता है, ये जो संतान बना, तो इसके लिए इस तरह का पिता चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जब B दिया है, तो B में IBIO होगा, किसका? पिता का। और माता का जो है सो यहाँ पर, है ना, B भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, A भी हो सकता है, लेकिन पिता का IBIO होगा। तो इसका आंसर IOIB या IBIO। उसके बाद है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टीपल एलील्स, बहुजीन, सह प्रभाविता जीन, ओन्कोजीन, है ना। क्वेश्चन है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। मतलब वैसा जीन जो कई लक्षणों को प्रदर्शित करता है ना, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। क्या कहेंगे उसे? मल्टीपल एलील्स, उसे कहेंगे मल्टीपल एलील्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रक्त